चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस चैप्टर को। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वी से कि किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है उसका नंबर लाइन पे जीरो से डिस्टेंस, यानी कि अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो उसका मतलब उस नंबर की जीरो से नंबर लाइन पे उस नंबर की जीरो से डिस्टेंस चाहिए दोस्तों। तो ये तो एक तरीके से हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किया दोस्तों। अब एक और तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रियल नंबर b है, तो ऐसे केस में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ सकते हैं या तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b भी पढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों इसे मॉड्यूलस ऑफ b भी पढ़ सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ b भी आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो मॉड्यूलस होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो तो नंबर का जीरो से डिस्टेंस होता है। तो अगर कोई नंबर दोस्तों पॉजिटिव है तो उस नंबर को जीरो के राइट में लिखा जाता है, आपको पता है। मान लेते हैं कि b कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे केस में b को हम जीरो के राइट में लिखेंगे। तो बताओ b का जीरो से डिस्टेंस कितना हो गया? b तो हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ b क्या होगा? b के बराबर होगा। कब ऐसा होगा? जब b आपके पास कैसा नंबर हो जाए दोस्तों? पॉजिटिव नंबर हो जाए। तो अगर b पॉजिटिव नंबर होगा तो मॉड b को हम b लिख सकते हैं। अब एक और केस लेते हैं। मान लीजिए कि b आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है दोस्तों, तो ऐसे केस में वो नंबर जीरो के लेफ्ट में चला जाएगा। तो जीरो से इस नंबर का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। तो आप अगर b को नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो जीरो के लेफ्ट में b है, तो जीरो की b से डिस्टेंस क्या होगी? माइनस b कहलाएगी दोस्तों। ऐसा क्यों? अभी एक दो एग्जाम्पल से भी हम लोग यहाँ पे लेकर के देख लेते हैं। तो डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लो। तो वी से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर b को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, मॉड ऑफ b, और इससे इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि मॉड ऑफ b क्या होगा? या तो b होगा अगर b पॉजिटिव है तो, लेकिन ये माइनस b बनेगा अगर b नेगेटिव है तो। अब दोस्तों अगर b जीरो हो गया तो जीरो का मॉड क्या होगा? जीरो का मॉड दोस्तों जीरो होगा, यानी कि जीरो का मॉड अगर लेने जाएंगे तो जीरो का जीरो से डिस्टेंस तो जीरो ही है। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं मॉड ऑफ जीरो जीरो होता है। तो अगर मैं b को जीरो डालता हूं तो मॉड जीरो इससे जीरो आता है और इससे माइनस जीरो आता है, और माइनस जीरो भी क्या होता है दोस्तों? जीरो ही होता है। तो मॉड जीरो जीरो होता है, उसे आप चाहे तो माइनस जीरो लिखें। इसका मतलब जब b जीरो होगा तो आप चाहे तो मॉड ऑफ b को b भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ b को माइनस b भी लिख सकते हैं। कब? जब b जीरो है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, बट जनरली हम ग्रेटर देन के साथ ही इक्वल लगा रहे हैं। ठीक बात है। अब एक दो एग्जांपल्स ले लिया जाए दोस्तों। सपोज करें कि आपको मॉड ऑफ 2 निकालना है, तो 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 2 ही है, तो आप लिख सकते हैं 2। एक तरीके से ऐसे समझ लें। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 2 की बात करें तो 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 का मॉड तो 2 ही आएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं मॉड ऑफ -2 के बारे में। तो -2 कहाँ आएगा दोस्तों? -2 आएगा जीरो के लेफ्ट में, आपको नंबर लाइन पे मार्क करना पड़ेगा। और -2 का जीरो से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो तो 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं डिस्टेंस 2 है। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ -2 कितना हो गया? ये बना -2 का नेगेटिव। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड क्या होगा? उसको आपको नेगेटिव साइन के साथ में लिखना पड़ेगा, यानी कि मॉड ऑफ b माइनस b होगा। कब? जब b नेगेटिव है। लेकिन मॉड ऑफ b को b लिखना है कब? जब b पॉजिटिव है। और जब b जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी चाहे तो आप मॉड b को b लिख सकते हैं या फिर माइनस b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने साथ में इक्वलिटी लगाई है। तो दोस्तों इस तरीके से मॉड्यूलस को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लिए जाए दोस्तों। मान लीजिए कि आपको अंडर रूट ऑफ 3 - 2 का मॉड्यूलस चाहिए। हम ज्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू कम बोलते हैं लेकिन मॉड्यूलस ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं मॉड्यूलस ही यूज कर रहा हूं। तो मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट 3 - 2, तो आप सबसे पहले दोस्तों देखें कि रूट 3 - 2 नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। आपको पता है रूट 3 को 1.732 लिख सकते हैं, -2 करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इसका मॉड लिखने के लिए आपको इसको माइनस के साइन के साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? 2 - अंडर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से मॉड्यूलस को दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ना उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्राफ के बारे में। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मान लीजिए कि आपको मॉड ऑफ x चाहिए, तो मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x लिखेंगे। कब? जब x पॉजिटिव या जीरो है तब। लेकिन मॉड ऑफ x को आपको लिखना पड़ेगा -x।
कब? जब x नेगेटिव है, लेकिन जब x जीरो है तब भी आप मॉड x को चाहें तो x लिखें, तो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी लगा ली है। अब दोस्तों अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ किसका बनेगा? y इक्वल टू x का बनेगा और y इक्वल टू माइनस x का बनेगा। तो अगर आप y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं तो ये बनेगा, पर ये वाला ग्राफ केवल x पॉजिटिव के लिए चाहिए आपको, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा। ठीक बात है, क्योंकि x पॉजिटिव इधर होता है तो y इक्वल टू x का पार्ट जो है इस लाइन का, इसी वाले को आपको लेना होगा। फिर इसके बाद बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोस्तों y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन होती है, आपको पता है ओरिजिन से पास करेगी, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ये सेक्शन जो x नेगेटिव वाला है वही आपको रखना है। इधर x नेगेटिव होता है दोस्तों, तो जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ किया, और जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू x हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x का जो ग्राफ है वो इस तरीके का वी शेप ग्राफ आपके पास दिखता है। ओरिजिन के ऊपर ये वी शेप होता है, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होता है। नाउ दोस्तों कुछ आप एक स्पेशल केस देखें, एक प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी देखें। मुझे आप बताएं कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या, मॉड्यूलस क्या होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस क्या होगा। तो आप बताएं कि एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आप लोग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिखें तब भी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है? या तो मॉड एक्स एक्स होता है तो इसको एक्स लिखूंगा तो एक्स का स्क्वायर हो गया, या फिर मॉड एक्स माइनस एक्स होता है तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो एक्स स्क्वायर ही होता है। यानी कि मॉड एक्स का स्क्वायर आपके पास, मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। तो इसको अपने आप अच्छे से ध्यान में रखना कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर होता है, और मॉड एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने बात करी y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x के ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x। अगर इस रे की बात करूं, इसकी इक्वेशन ये है, और इस वाली रे की इक्वेशन है दोस्तों y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो पूरा ग्राफ आपके पास दिखाई दे रहा है ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ग्राफ से एक चीज आपको समझ में आएगी कि कभी भी y नेगेटिव नहीं है, यानी कि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो मॉड एक्स क्या है? या तो हमेशा ही पॉजिटिव है या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन मॉड एक्स जीरो कब होगा दोस्तों? मॉड एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स जीरो होगा। बिल्कुल सही है, अगर एक्स जीरो होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपके पास जीरो के बराबर होगा। अब देखें किसी भी नंबर का, एवरी रियल नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों? जीरो या फिर उससे बड़ा होता है। लेकिन जब x को आप जीरो लेंगे तो मॉड ऑफ x जीरो आएगा, बाकी केसेस में नहीं आएगा। तो मॉड x नेगेटिव कब आएगा? ये कभी भी नहीं आएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मॉड x पॉजिटिव कब आएगा, ये आएगा जब x आप जीरो नहीं लेंगे तब आ जाएगा। मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा अगर आपने x को जीरो नहीं लिया है तो अब दोस्तों इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास a कोई पॉजिटिव नंबर है और मॉड ऑफ t a है। बताओ मॉड ऑफ t क्या होता है? मॉड ऑफ t का मतलब है t का जीरो से डिस्टेंस। अब बताएं अगर मॉड t a है तो इसका मतलब t एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना जिसका जीरो से डिस्टेंस क्या है? a के बराबर है। तो बताओ जीरो से a डिस्टेंस पे कौन है? a है एक तो, और एक कौन है? माइनस a है। यानी कि मॉड ऑफ t अगर a के बराबर करना है तो t को क्या लेना पड़ेगा? प्लस माइनस a लेना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ t, आप सोचे दोस्तों अगर a आपके पास पॉजिटिव नंबर है और मॉड t a के बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया t वो नंबर हुआ जिसका जीरो से दूरी कितना है? a के बराबर है। माइनस a और a दोनों बराबर डिस्टेंस पे है जीरो से, और दोनों के डिस्टेंस क्या है दोस्तों? a है। यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर मॉड t आपके पास a है तो t क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ t आपके पास a से कम कब आएगा? यानी कि वो पॉइंट कौन से हैं नंबर लाइन के ऊपर जिनका दूरी क्या है? a से कम दूरी है। जीरो से डिस्टेंस a, डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, पर अगर आप वो सारे नंबर ढूंढते हैं नंबर लाइन के ऊपर जिनका ओरिजिन से या कहें जीरो से डिस्टेंस क्या है? a से भी कम है, तो वो सारे पॉइंट कौन से हो गए दोस्तों? वो तो ये हो गए ना। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनका जीरो से कितना दूरी है? a से भी कम दूरी है। देखो अगर आप यहाँ खड़े हो और आप चाहते हो कि वो नंबर देखना है जिसका आपसे डिस्टेंस क्या हो जाए? a से कम डिस्टेंस हो जाए, तो वो नंबर ये सब होंगे ना दोस्तों, इधर वाले भी तो होंगे, राइट। तो यानी कि आपके पास अगर मॉड ऑफ t a से कम है तो t आपके पास माइनस a से लेकर के a तक
आ जाएगा। नाउ सिमिलरली देखते हैं मॉड ऑफ टी अगर ए से बड़ा चाहिए, तो आप अगर ओरिजिन पे बैठे हो, है ना, तो आपसे ए दूरी पे कौन है, ये है, पर ए से ज्यादा दूरी पे कौन से पॉइंट होंगे बेटा, ये सारे होंगे। बिल्कुल सही है, ये सारे नंबर होंगे जिनका जीरो से डिस्टेंस क्या है, ए से भी ज्यादा डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे होंगे। और कौन से होंगे, ये पॉइंट तो ए डिस्टेंस पे है, बाकी ये सारे नंबर क्या है, आपसे ए से ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ टी ए से बड़ा है तो टी यहां होना चाहिए, जीरो के ए के माइनस ए के लेफ्ट में, या फिर होना चाहिए ए के राइट में होना चाहिए, यानी कि टी क्या होगा, माइनस ए से छोटा होगा, या फिर टी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, राइट। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको माइनस ए के लेफ्ट में जाना ना, तो माइनस ए के लेफ्ट में गए तो माइनस ए से छोटे नंबर मिलेंगे आपको, और ए के राइट में गए तो ए से बड़े नंबर मिलेंगे बेटा, ठीक है, राइट। चलते आगे। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास ए कोई नेगेटिव नंबर है और मॉड टी ए के बराबर है, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैसे हो गया भाई, आप सोचो कि मैंने अगर लिख दिया मॉड टी माइनस 2 के बराबर, बेटा ये तो कभी होता ही नहीं है। आप बोलोगे मॉड टी तो माइनस टी भी तो होता है ना, जब टी नेगेटिव होता है, और जब टी नेगेटिव है तो माइनस टी तो पॉजिटिव है ना, तो मॉड किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। नाउ सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास मॉड ऑफ टी ए से कम है, सोचो एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं दोस्तों, अगर ए नेगेटिव है तो मॉड टी कभी भी ए के बराबर नहीं आ सकता, और जब मॉड टी ए के बराबर नहीं आएगा तो ए से छोटा भी नहीं आएगा दोस्तों, यानी कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन मॉड टी ए से बड़ा तो हमेशा ही रहेगा। अगर आपने दोस्तों ए एक नेगेटिव नंबर ले लिया है, तो मॉड किसी भी नंबर का जीरो या उससे बड़ा होता है, तो फिर उस नेगेटिव से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव होता कहाँ है, इस तरफ होता है। तो अगर मॉड ऑफ टी ए से बड़ा है और ए कोई नेगेटिव नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। सपोज करें कि मैंने लिखा मॉड टी बराबर -2, फिर लिखा मॉड टी लेस देन -2, फिर लिखा मॉड टी ग्रेटर देन -2। ये स्टेटमेंट दोस्तों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। आपको अभी मैंने बताया भी था कि मॉड्यूलस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो ही हो सकता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये -2 के बराबर तो हो नहीं पाएगा, और ऑल्सो अगर -2 के बराबर नहीं है तो -2 से छोटा कैसे होगा, मॉड टी बेटा जीरो या उससे बड़ा होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर की मॉड्यूलस की बात करेंगे, वो जीरो या उससे बड़ा रहता है, तो उस नंबर का मॉड -2 से छोटा कैसे आएगा, जो जीरो से बड़ा है, वो -2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। चलो, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास हो जाता है। एंड सिमिलरली मॉड टी -2 से बड़ा ये हमेशा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉड्यूलस जीरो से बड़े होते हैं, जीरो या उससे बड़े होते हैं, तो फिर तो -2 से तो बड़े होने चाहिए ना बेटा, क्योंकि -2 यहाँ पे है और जीरो यहाँ पे है, जो जीरो से बड़ा है वो यहाँ होता है। आप देख सकते हैं मॉड टी की वैल्यू की बात हो रही है, ना कि टी की बात हो रही है। मॉड टी -2 से बड़ा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जीरो से बड़ा होता है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं, थोड़ा केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करते रहना, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो आगे इस चैप्टर के अंदर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ अ रियल नंबर की। दोस्तों इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारी इक्वेशन या फिर इनइक्वेशन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाती है। चलते हैं इस पे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि -b का मॉड और b का मॉड सेम होता है। -b का मॉड और b का मॉड क्या होता है, सेम होता है फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू r, यानी कि किसी भी नंबर का और उसके नेगेटिव नंबर का मॉड तो सेम ही होता है बेटा, है ना। ऑब्वियस है, -b का मॉड b ही होगा, मॉड b और मॉड ऑफ -b सेम है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर का मॉड होता क्या है भाई, उसका मॉड क्या होता है, या तो b होता है अगर b पॉजिटिव है तो, और -b होता है अगर b आपके पास नेगेटिव है तो। सोचो अगर b पॉजिटिव हुआ तो मॉड भी तो b हो गया, बराबर हो गया इसका मतलब, है ना। और अगर b नेगेटिव हुआ तो मॉड भी तो -b होगा, और -b तो एक पॉजिटिव नंबर होगा इस केस के अंदर, जो कि b से बड़ा रहेगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड b या तो b के बराबर होता है, या फिर मॉड b क्या होता है, b से बड़ा होता है। समझ रहे हो इसे, किसी भी नंबर का मॉड जो होता है वो क्या होगा, या तो उससे बड़ा ही हो जाएगा उस नंबर से, या उसके बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का मॉड क्या होता है, 2 के बराबर ही आया। -2 का मॉड क्या होता है, 2, जो कि -2 से बड़ा है। तो b का मॉड क्या है, मॉड ऑफ b क्या है, b से बड़ा। मॉड ऑफ b क्या है, b से बड़ा। तो जब आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, उस खुद से बड़ा होगा। मॉड b से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि मॉड b के बराबर कब होता है,
ये तब होता है दोस्तों जब b नॉन नेगेटिव होता है, और मॉड b से बड़ा कब होगा, कब किसी नंबर का मॉड उसके खुद से ही बड़ा आ जाता है, जब वो नंबर नेगेटिव है तब ऐसा होता है। लेकिन क्या किसी नंबर का मॉड उससे भी छोटा आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, ये फॉल्स कंडीशन है, ये कभी भी नहीं होगा। दोस्तों देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड उसका भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, राइट। और अगर b नेगेटिव है तो मॉड b माइनस b हुआ, और माइनस b तो पॉजिटिव हो गया जो b से बड़ा है, क्योंकि b नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट में होता है सारे नेगेटिव नंबरों से, तो पॉजिटिव नंबर बड़े ही हैं, है ना। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज कंटिन्यूस, ठीक है, जारी है प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर आप a इंटू बी का मॉड्यूलस लेंगे तो इसे लिखा जा सकता है मॉड a मॉड b। यहाँ पे a और b क्या है दोस्तों? रियल नंबर्स हैं। मॉड a b इसको लिखा जा सकता है मॉड a मॉड b, और मॉड ऑफ a अपॉन b अगर आपके पास है दोस्तों तो इसे मॉड a अपॉन मॉड b लिख सकते हैं, बट इसके अंदर आपको b नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा है तो मॉड a क्या होगा? मॉड b से छोटा हो जाएगा। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा है तो मॉड a मॉड b से छोटा होगा। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी लिखना दोस्तों, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर को लिखा जाता है मॉड a। ओके, तो अगर आप देखें a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे ना, तो आपके पास देखो कि क्या बनता है। अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, पहली बात तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या? ये तभी ले सकते हैं दोस्तों जब दोनों साइड आपके पास क्या हो? नेगेटिव ना हो। दोनों साइड a स्क्वायर और b स्क्वायर हैं जो कभी नेगेटिव होते नहीं है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर होता है मॉड्यूलस ऑफ a, और अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलस ऑफ b होता है। अब फिर से उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर मॉड a आपके पास है मॉड b से छोटा, तो आप क्या कर सकते हैं? इस इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग तब करेंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मॉड a का स्क्वायर लेस देन मॉड b का स्क्वायर, तो ये तो बन गया आपका a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। तो ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको और बताई। ये तीनों प्रॉपर्टी में से लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की है। इस चैप्टर के अंदर अगले पार्ट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम डायरेक्टली काम में यहाँ पे लिया करते हैं। इसे केयरफुली समझें, मैं आपको इसे बता देता हूँ कि कैसे होता है। ऑलराइट, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दोस्तों इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे आपको प्रूव करके बताएंगे। बीच में आपके पास देखिए कि क्या है, मॉड a प्लस b है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आपके पास बनेगा a प्लस b का स्क्वायर बराबर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम कर सकते हैं, a स्क्वायर को लिखा जा सकता है मॉड a का स्क्वायर, और b स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप लोग चेक करना कि अगर मैं तीनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो बीच में तो ये बनेगा, और राइट में भी आपके पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे ही बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा। तो फर्क केवल किसका आएगा? इस 2ab का। दोस्तों आप लोग चेक करना कि 2ab और मॉड ऑफ 2ab और मॉड ऑफ 2ab का नेगेटिव, इन तीनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बताओ कौन ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि मॉड ऑफ 2ab तो 2ab से तो बड़ा ही आएगा, और मॉड ऑफ 2ab क्योंकि 2ab से बड़ा होता है तो माइनस मॉड ऑफ 2ab क्या होगा? 2ab से छोटा हो जाएगा। ऐसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर आप लोग देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले ab को कंपेयर करते हैं, ab और मॉड ab और माइनस में मॉड ab, इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये चीज आपके पास दिखाई दे रही है। अब एक काम करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड में तो ये बन गया, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से किया, तो ये आपके पास होगा। ये रिजल्ट वैलिड है दोस्तों फॉर ऑल ab बिलोंगिंग टू r, क्योंकि आप जानते हैं किसी नंबर का मॉड उससे तो बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी नंबर के मॉड का नेगेटिव लेंगे तो वो उस नंबर से या तो छोटा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करें कि ये रिजल्ट आपको यहाँ तक समझ में आया है क्या। अब दोनों तरफ, तीनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड करें, इधर भी ऐड किया, बीच में राइट में भी ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b हो जाएगा, और इधर भी आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो ये चीज आपके पास बन रही है। बीच में क्या बना? बीच में है a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ये चीज आपके पास बनेगी मॉड a का स्क्वायर, b स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड b का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स मॉड a मॉड b, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड a मॉड b, और
ये आपके पास बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर ये हो जाता है, और ये चीज आपके पास है मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक करना कि आपके पास ये जो रिजल्ट है ऑल ए बी रियल के लिए वैलिड रिजल्ट होगा। अब अपन क्या करें, तीनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ मॉड ए प्लस मॉड बी बनेगा। बट आप जानते हैं दोस्तों मॉड ए प्लस मॉड बी तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो इसलिए आप इसका मॉड इसी के बराबर लिखें, मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर लिखें। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया है, इसे हमने प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये जो आपने रिजल्ट लिखा है ये वैलिड है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक बात है। अब अपन यहाँ पे नोटिस करेंगे मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये आपके पास दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बता लगाते हैं कि यहाँ इस जगह पे इक्वल साइन कब आएगा, इसके बारे में चेक करते हैं। यहाँ इक्वल कब आएगा, जब यहाँ इक्वल आ जाए, यहाँ इक्वल आ जाए, यहाँ इक्वल आ जाए। तो बताएं यहाँ इक्वल कब आएगा, माइनस में मॉड ए बी के बराबर कब होगा, जब मॉड ए बी माइनस ए बी बनेगा, यानी कि मॉड ए बी माइनस ए बी बन रहा है तो ए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वलिटी तब आएगी जब ए बी नेगेटिव होगा, इवन ए बी जीरो हो जाएगा, तब भी मॉड ऑफ ए बी जीरो बन जाएगा, उधर भी ए बी है जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ इक्वलिटी तब आएगी जब ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो फॉर इक्वालिटी ये रिजल्ट आपके पास रहेगा। एंड इवन यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, यानी कि यहाँ पे इक्वल कब होगा, यानी कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कब होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ इक्वालिटी कब आएगी, जब यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यानी कि यहाँ पे आ जाए। तो मॉड ऑफ ए बी के बराबर कब होगा दोस्तों, जब ए बी पॉजिटिव होगा या फिर जीरो भी होगा, तब भी आपके पास आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस पूरे रिजल्ट में जहां कहीं पे भी बी आपको दिखाई दे रहा है उसको माइनस बी कर दें, तो प्लस बी हो गया माइनस बी, और यहाँ मॉड ऑफ बी हो गया मॉड ऑफ माइनस बी, एंड मॉड ऑफ माइनस बी तो मॉड ऑफ बी ही होता है, और यहाँ पे भी मॉड ऑफ माइनस बी तो मॉड ऑफ बी ही हो जाएगा। तो ये भी रिजल्ट आपका दोस्तों प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी कब आएगी, इसके लिए भी यहाँ पे बी को माइनस बी कर देंगे तो माइनस ए बी नेगेटिव तो ए बी पॉजिटिव हो गया। ऐसे यहाँ पे भी आपके पास इक्वलिटी कब आएगी, यहाँ इक्वलिटी आने के लिए इसके रिजल्ट को देख लो, इसमें बी को माइनस बी कर देंगे तो माइनस ए बी पॉजिटिव यानी कि ए बी नेगेटिव आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इस रिजल्ट को देखें, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट रिजल्ट से ही सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि इस रिजल्ट को याद कैसे करें, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर याद करने गए तो दो तो ये रिजल्ट हो गए कि लेस देन कब आएगा, ये दोनों इक्वल कब आएंगे, दो ये हो गए, तो यहाँ पे 4 और 4 इधर 8 रिजल्ट एक तरह से हो जाते हैं। ये रिजल्ट हमें याद करना थोड़ा भारी काम लगता है। तो अपन यहाँ पे इसको याद करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा केयरफुली समझना। मॉड ऑफ ए प्लस बी को आपने किया मॉड ए प्लस मॉड बी, एक काम करते हैं मैं जस्ट ऐसा रिजल्ट आपको लिख के दे रहा हूँ, राइट, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। तो आप लोग यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू, चलो साइन में बाद में आपको लिख के देता हूं, ये चीज अपन लिख लेते हैं केवल। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि अगर आपके पास मॉड ए और मॉड बी की बात करें तो ये तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, और जब ये दोनों कोई भी नेगेटिव नहीं होगा तो बीच में माइनस का साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। भाई मॉड ए माइनस मॉड बी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 में से -5 घटाते हैं तो क्या होता है, वो तो जुड़ जाएंगे, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो इसको ऐसे मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं दोस्तों वैसे याद करना, तो याद करना इजी होगा। इवन हम याद नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लिखते कैसे हैं इस फॉर्मूले को वो मैं आपको सिखा रहा हूं। केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मॉड ए माइनस मॉड बी, दोनों ही मॉड ए और मॉड बी क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकते, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे -5 तो आपके पास 2, जैसे मान लीजिए कि 2 और 5 -5 है ए और बी, तो अगर आपने इसे घटाया तो इस तरीके से तो घटेंगे ही घटेंगे। तो ये चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं। इवन दोनों नेगेटिव हुए तब भी आप घटाएंगे तो ये घटेंगे, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो ये रिजल्ट आपके पास -3 आएगा। तो यानी कि मॉड ए और मॉड बी के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो ये नंबर घटेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कम आएगी, कम हो जाएगी। घटने का मतलब क्या है दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगी। चलें आगे। अब इसके बाद बात करते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी की। तो मॉड ए एक नॉन नेगेटिव नंबर है, मॉड ए नेगेटिव नहीं होता है, मॉड बी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बीच में आपके पास प्लस का साइन है, तो ये जुड़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा। जुड़ेंगे मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ेगी, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ेगी। मॉड ए और मॉड बी की जो वैल्यू है उससे भी बड़ी वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। तो यहां पे ये होगा।
अब क्योंकि ए और बी के साथ यहाँ बीच में देखोगे तो बीच में ए और बी है, ए और बी के साथ में कोई भी मॉड नहीं है, तो ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो देख सकते हो कि क्या होगा। अगर आपने ऐसे जोड़ा, दोनों अलग साइन के हैं तो घट जाएगा, और जब सेम साइन के हैं तो जुड़ के -7, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी आ रही है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों नंबर जुड़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, यानी कि दोनों ए और बी को जब जोड़ते हैं फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू सम की क्या आती है, बढ़ के भी आ सकती है, प्लस लिखा बढ़ के आने के लिए, घट के भी आ सकती है, यानी कि मैंने माइनस लिखा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये चीज केवल घट रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू घट रही है, और यहाँ पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो दोनों चीजें बराबर कब होंगी सोचो, जब इधर भी घटे, और लेस देन कब होगी, ये छोटा कब होगा, जब यहाँ जुड़े। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे लेस देन साइन कब आएगा, यहाँ पे लेस देन साइन तब आएगा जब आपके पास लेस देन साइन कब आएगा, लेस देन साइन कब आएगा इस जगह पे, जब आपके पास इधर जुड़े। तो बताएं ए और बी का सम है, ए प्लस बी है, जुड़ेंगे कब, जब ए और बी के साइन सेम हो जाए। इवन ए और बी के साइन सेम होने चाहिए, एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए ए और बी के प्रोडक्ट को, क्योंकि सेम साइन के नंबरों को अगर आप ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जोड़ा तो एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन कब आएगा दोस्तों, इक्वल का साइन कब आएगा इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ घट रहा है तो यहाँ पे भी घटना चाहिए, लेकिन आपको पता है ए और बी को अगर जोड़ा तो वो घटेंगे कैसे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कम कैसे हो जाएगी, जब वो अलग अलग साइन के होंगे और इनको आप जोड़ने लगोगे तब ऐसा होगा, यानी कि ए बी नेगेटिव हो जाए। इवन आपके पास ये दोनों साइड इक्वल भी हो सकती है, कब, जब ए और बी में से कोई एक जीरो आ जाए। सोचो कोई भी एक को जीरो करके सोचो, दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। उसके बाद देखें दोस्तों, यहां पे बात करते हैं कि यहां इक्वलिटी का साइन कब आएगा और लेस देन का साइन कब आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि ये जुड़ ही रहा है और ये जुड़ रहा है और घट भी सकता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ भी सकती है, बराबर भी हो सकती है ए और बी के रिलेटिवली। तो यहाँ आपके पास ये साइड दोनों बराबर भी हो सकती है, और जब ये घटता होगा तब ये साइड छोटी हो जाएगी, तो ये लेस देन और इक्वल टू आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लेस देन का साइन कब आएगा उसके बारे में बात करते हैं। लेस देन का साइन यहाँ पे तब आएगा जब यहाँ घटे, लेकिन जब दो नंबर को जोड़ते हैं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू घटती कैसे है, कब घटती है, जब दोनों अलग अलग साइन के होते हैं, यानी कि ए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। पर ए बी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ए और बी में से एक भी नंबर जीरो हो गया तो फिर तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे इक्वल साइन कब आएगा दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ इक्वल कब आएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ेगी इनकी, और यहाँ पे ऐड भी हो सकते हैं दोनों और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इक्वल चाहिए तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। बताओ, दो नंबर को जब आप ऐड करते हैं सेम साइन के होंगे, तब आपके पास उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड होकर के आएंगी, मतलब बढ़ करके आएंगी। तो यहाँ पे आपको इक्वल का साइन तब मिलेगा जब ये ए और बी अलग अलग साइन के होंगे, क्योंकि आपको ये दोनों सेम साइन के होंगे तब ये जुड़ेंगे। तो ए बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इवन एक जीरो भी हो गया तब भी आपके पास क्या होगा, अगर ये जीरो भी हो गया ए और बी में से कोई भी, तब भी इक्वल का साइन आ जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो आपको समझाया है, ये फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैंने समझाया है, ताकि आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़े, क्योंकि इस तरह से अगर याद करोगे, अगर हो जाता है याद तो ओके, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अगर नहीं होता है तो अपन को ये तरीका अपनाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इरैशनल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना है कि स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी रियल नंबर का तभी डिफाइंड होगा जब वो रियल नंबर पॉजिटिव या जीरो हो जाए। अंडर रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एक्स इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। और साथ में ये भी जान लें कि जब कोई नंबर आपके पास पॉजिटिव या जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो भी एक रियल नंबर बनेगा और वो होगा जीरो या उससे बड़ा। इसके अलावा एक और चीज देखें कि अंडर रूट ऑफ एक्स आपके पास जीरो कब आएगा, जब आपके पास एक्स जीरो होगा, और बाकी केसेस में अंडर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स भी क्या हो, पॉजिटिव होगा। दोस्तों, अगर आप y बराबर रूट एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, y बराबर रूट एक्स, यानी कि जो रूट एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों वो जीरो या उससे बड़ी हो सकती है। बाकी रूट एक्स आपके पास डिफाइंड कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। एक्स को हम नेगेटिव अलाउ नहीं करेंगे, अगर रूट उसका लेना है, रूट ऑफ एक्स एक्स नेगेटिव होने पर डिफाइंड नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह के स्क्वायर रूट वाले सिंबल के साथ में अगर कोई इक्वेशन है या फिर इनइक्वेशन है तो हम कहते हैं कि ये इरैशनल इक्वेशंस है या फिर इरैशनल इनइक्वालिटीज हैं। इस तरह की इनइक्वालिटीज को या फिर इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है, ये आपको सीधा एग्जांपल्स में पता लगेगा। देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x आपके पास 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो आप जानते हैं कि ये किसी का स्क्वायर रूट है और ये उस स्क्वायर रूट की वैल्यू है।
अब जानते हैं आप लोग कि जिसका भी स्क्वायर रूट लिया गया उसको तो क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव या जीरो होना पड़ेगा, और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 माइनस एक्स, इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव या जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव का डिफाइंड है और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है वो भी क्या होती है, नॉन नेगेटिव ही होती है। और दोस्तों ये दोनों साइड क्योंकि नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग की जा सकती है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास बनेगा। अब आप देखिए कि इन सब का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आपके पास इस इरैशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1/3 आएगा और इससे आएगा x लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 3x स्क्वायर ओपन करेंगे दोस्तों तो 1 - 2x + x स्क्वायर हो जाएगा, और फर्दर जाएंगे तो ये आपके पास है x स्क्वायर - 5x बराबर 0, x कॉमन x - 5 बराबर 0, तो यहां से x इज आइदर 0 और 5। अब क्योंकि आपको इन सब का इंटरसेक्शन लेना है तो अगर मैं इसको लिख के देखूं आपके लिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 1 से छोटा चाहिए और -1/3 से बड़ा चाहिए दोस्तों। अब आप देखिए कि कौन सा आंसर, इन तीनों का आंसर का कॉमन देखो, एक्चुअली इनका और इनका, तो -1/3 से 1 के बीच में तो केवल 0 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर केवल 0 आएगा। तो इन सब का इंटरसेक्शन में क्या आया, केवल 0 आया। कभी कभी दोस्तों एक तरीका और लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जस्ट स्क्वायर कर देते हैं और जो आंसर आता है, जैसे 0 और 5 आया उसको हम रख के देख लेंगे। जैसे हमने स्क्वायर कर दिया, 0 और 5 आया तो 0 को रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1 बराबर 1 आ रहा है। 5 डालेंगे तो यहाँ पे √16 आता है जो कि 4 होता है, और इधर आपके पास 1 - 5 -4 हो गया, इसका मतलब -4 को रिजेक्ट, सॉरी 5 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एक तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ना उसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किसी का स्क्वायर रूट है x + 1 के बराबर, तो आप जानते ही हैं जिसका स्क्वायर रूट लिया उसको तो होना पड़ेगा पॉजिटिव या जीरो, और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू x + 1 है उसको भी पॉजिटिव या जीरो होना पड़ेगा, और साथ में इसको फिर से लिखेंगे तो आप बोलेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग की तो आपके पास ये बन गया। ऑलराइट दोस्तों, तो ये लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, और यहां से आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3x बराबर x स्क्वायर + 2x + 1 हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर - x इक्वल टू 0 आएगा, x कॉमन x इंटू x - 1 0, सो आइदर x इज 0 और 1। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 0 या 1 आपको चाहिए, लेकिन आपको एट द सेम टाइम -1/3 और -1 से बड़े नंबर चाहिए, तो आप अल्टीमेटली देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, -1/3 से बड़ा और -1 से बड़ा, तो -1/3 या उससे बड़ा, -1 या उससे बड़ा, तो आपका आंसर इसमें तो केवल इन दोनों में कॉमन लेने पर ये आया। तो 0 और 1 दोनों में से करेक्ट आंसर हो गए हैं, तो आपका आंसर 0 और 1 आ गया। दोस्तों इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, जस्ट स्क्वायरिंग करो, जो ये लिखा है मैंने, ये केवल आप कर लो, स्क्वायरिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपने देखा कि x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 और 1 आ गई है, तो 0 इसमें रख के देखेंगे तो 1 बराबर 1 आ रहा है, और अगर आप 1 को प्लेस करेंगे तो √4 बराबर 2, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, √4 तो 2 होता ही है, तो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों आंसर सही है। तो सीधा ऐसे भी किया जा सकता है। आगे हम लोग बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास a मल्टीप्लाइड बाय b पॉजिटिव है, a मल्टीप्लाइड बाय b पॉजिटिव है, ए बी का स्क्वायर रूट निकल सकता है, लेकिन रूट ऑफ ए बी को √a√b कब लिखेंगे, जब a और b दोनों पॉजिटिव है। लेकिन आप रूट ऑफ ए बी को, अगर a और b नेगेटिव है तो फिर कैसे लिखोगे, जैसे मान लो कि आपके पास -4 और माइनस का मान लेते हैं 9 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये तो √36 हो जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं √ab को √a और √b, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि √4 तो क्या होता है, 2 आयोटा होता है, और √9 क्या होता है, 3 आयोटा, तो ये तो 12 आयोटा स्क्वायर हो गया, 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर -6 हो गया, और ये तो 6 है, तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता नहीं है, तो ये तो वैलिड है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत हो गया बच्चों। तो आपको ये याद रखना है कि √ab तो तभी डिफाइन होगा जब आपके पास ab क्या है, पॉजिटिव या 0 है। तो रूट ऑफ ab को हम √a√b अगर लिखना चाहते हैं तो वो तब लिखना जब ab दोनों पॉजिटिव है, लेकिन रूट ऑफ ab को √a√-b लिखना पड़ेगा अगर a और b नेगेटिव है। तो इसको सही करेंगे तो आप इसे लिखेंगे रूट ऑफ -b और रूट ऑफ -a, या रूट ऑफ -a और रूट ऑफ -b, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 9, तो 2 × 3 6। इस तरीके से भी आप लोग इसे देखें। तो दोस्तों अगर आपके पास a और b के प्रोडक्ट को √ab को आप लिखना चाहते हैं √a√b ऐसे अलग करके, तो √a√b तब लिखें जब a और b नेगेटिव ना हो।
पर अगर a और b दोनों नेगेटिव है तो रूट ए बी को लिखा जाएगा रूट माइनस ए रूट माइनस बी, ये याद रखना। अब इसे कंबाइन क्या कर सकते हैं कि रूट ऑफ ए बी अगर लिखना है और ए बी नॉन नेगेटिव है तो आप इसे लिखेंगे रूट ए बी को रूट ऑफ मॉड ए रूट ऑफ मॉड बी, ताकि आपके पास क्या हो जाए, स्क्वायर रूट हट जाए, मतलब स्क्वायर रूट डिफाइंड हो जाए यार, और क्या है ना, अंडर रूट ऑफ मॉड माइनस 4 अंडर रूट ऑफ मॉड माइनस 9, ये तो रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 9, तो 2 इंटू 3 36, और ये भी 36 ही है, 36 का स्क्वायर रूट ही तो है ही, जो आप जानते हैं कि 6 ही होता है, तो फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास b कोई पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है, तो ऐसे केस में b टू द पावर x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पे दोस्तों b जो है वो होता है बेस और x क्या है, पावर कह सकते हैं या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, पावर कह दो इंडेक्स कह दो या सिंपली एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों b टू द पावर x, जहां पे b कोई कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव नंबर है, 1 नहीं है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है दोस्तों वो कैसा बनता है, कि आपके पास अगर b 1 से बड़ा है तो आपको यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का जाता हुआ दिखाई देगा। 0 के ऊपर आप देख सकते हैं कि x को 0 डालेंगे तो y आपके पास b की पावर 0 बनेगा, यानी कि 0,1 आपके पास ये पॉइंट आएगा। अगर आपके पास बेस 1 से बड़ा है दोस्तों, तो ऐसे केस में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप देखें तो राइट में जाने पर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए जाना पड़ेगा, इसका मतलब x को बढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस b अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे b की पावर x घटता चला जाएगा, ये राइट वर्ड जाने पर ये ग्राफ नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे y बराबर 2 की पावर x की बात करते हैं, इसमें x डालते जाओ और देखो कि करस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है। जैसे मैंने x को डाल दिया, लेट्स से -2 डाल दिया, -1 डाल दिया, 0 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, 2 प्लेस करते हैं और 3 प्लेस करते हैं, ऐसे और भी कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 2 की पावर -2, तो 2 की पावर -2 हो गया 1/4, 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 4 और 8। तो देख सकते हैं कि जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर x लेने पर ग्रेटर y आएगा, और ग्रेटर x होता है राइट की तरफ जाने पर मिलता है, और हायर y ग्रेटर y आता है ऊपर की तरफ जाने पर। इसका मतलब ये है कि जब बेस आपके पास 1 से बड़ा होगा तो ग्रेटर पावर लगाने पर ग्रेटर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू आने वाली है दोस्तों। ना उसके बाद देखते हैं कि अगर बेस आपके पास 1 से छोटा हो जाए, लेट्स से हाफ की पावर x ले लेते हैं, बेस हमने क्या ले लिया दोस्तों, हाफ ले लिया है। इस केस में अगर आप यहाँ पे x को पुट करते चले जाएं, तो जैसे मान लो x को मैंने पुट करा, x को मैं -3 रख देता हूँ, -2 -1 0 1 2 3 प्लेस करता हूँ, तो हाफ की पावर -3 दोस्तों 8 हो जाएगा, हाफ की पावर -2 हो गया 4 हो जाएगा, हाफ की पावर -2, हाफ की पावर -1 2 आ जाएगा, और हाफ की पावर 0 1 होगा, हाफ की पावर 1 हाफ होगा, हाफ की पावर 2 1/4, और ये 1/8 आएगा। तो यहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाता चला जा रहा हूँ y घटता जा रहा है, यानी कि ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। दोनों ही ग्राफ 0,1 पॉइंट से पास कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो b की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा अगर b 1 से बड़ा है तो, और जब b आपके पास 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ इस तरीके से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्चुअली एक्सपोनेंट्स की कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास b पॉजिटिव है, b 1 नहीं है दोस्तों, तो b की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 0 1 होता है, हाफ की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों ही ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जब बेस 1 से बड़ा है तो b की पावर x आपने y, ये भी आपके पास ऑलवेज y, तो पॉजिटिव इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, यानी कि चाहे बेस 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1 कुछ भी हो जाए, b की पावर x कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन वो 0 भी नहीं होगा। तो b की पावर x हमेशा ऑल रियल x के लिए क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। लेकिन b की पावर x नेगेटिव कब होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि b की पावर x लेस देन 0 एक फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूं b की पावर x बराबर 0, तो ये भी आपके पास क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोस्तों उसमें हमने बेस को पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 लिया है, तो b की पावर x कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता।
हालांकि देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने बेस को पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 बोला है, लेकिन बेस तो कभी कभी नेगेटिव भी हम लेते ही हैं। जैसे -2 की पावर 2 निकालें तो 4 आता है, -2 की पावर 3 निकालें तो -8 आता है, तो वो तो हम करते हैं, लेकिन उसको फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसे तब कह रहे हैं जब बेस आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। तो अगर आपके पास बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 इसके अलावा भी कुछ है तो उसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास बेस पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम बात करेंगे। लेकिन अगर बेस इसके अलावा हुआ तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए बेस पॉजिटिव होगा दोस्तों और नॉट इक्वल टू 1 भी होगा। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास b की सम पावर x1 बराबर है दोस्तों b की पावर x2 के, तो ऐसे केस में आपके पास x1 और x2 बराबर होगा। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप दो नंबर अलग अलग x1 और x2 ले रहे हो और उनका दोनों का फंक्शन वैल्यू बराबर कर रहे हो, तो ये तभी संभव है जब x1 x2 क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए। तो b की पावर x1 आपके पास b की पावर x2 के बराबर तभी आएगा जब x1 और x2 बराबर होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ लें ना। उसके बाद देखें इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, बट इससे पहले इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं कि इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे सॉल्व करनी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपके पास बेस 1 से बड़ा होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाता है। ये आपके पास y बराबर b की पावर x का ग्राफ है। इस ग्राफ पे अगर आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट राइट जाते समय आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो y बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्रेटर x लेंगे तो ग्रेटर y आपके पास आएगा। तो अगर हमने कहा कि x1 x2 से छोटा है तो डेफिनेटली b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से छोटा ही रहेगा। उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर आपके पास b की पावर x1 b की पावर x2 से छोटा है दोस्तों, x1 लेस देन x2 आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका b की पावर x जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन दोस्तों क्या होता है, वो जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटर x लेने पर ग्रेटर fx आपके पास आएगा और स्मॉलर x होगा तो स्मॉलर fx आएगा। तो दोस्तों x1 अगर x2 से छोटा है तो b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से छोटा ही आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग देख लें। फिर इसके बाद अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अगर b 0 से 1 है तो b की पावर x का ग्राफ ऐसे आ जाता है। तो दोस्तों यहां से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप इस ग्राफ के ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो राइट की तरफ जाने पर क्या होता है दोस्तों, राइट की तरफ जाने पर आपको पता है x बढ़ता है, लेकिन नीचे उतरने पर y घटता है। या आप राइट की तरफ इस ग्राफ पे चल रहे हो तो आप नीचे उतर रहे हो, इसका मतलब ग्रेटर x लेने पर स्मॉलर y आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि x और y उल्टे चल रहे हैं कि x बढ़ा तो y घटा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं दोस्तों। कि अगर आपके पास b की पावर x है और b 0 से 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो यहाँ इस एग्जांपल में भी आपको नजर आ रहा होगा कि जब हाफ बेस लिया दोस्तों तो x को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन y आपका लगातार कम होता जा रहा है। -3 के करस्पॉन्डिंग y 8 है और 3 के करस्पॉन्डिंग y कितना है बच्चों, 1/8 है। यानी कि x ज्यादा बड़ा ले रहे हैं तो y उतना ही ज्यादा छोटा भी आ जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास दोस्तों x1 x2 से छोटा है तो ऐसे केस में b की पावर x1 क्या होगा, b की पावर x2 से बड़ा हो जाएगा। उल्टा भी चल सकते हैं कि अगर आपके पास b की पावर x1 b की पावर x2 से बड़ा है तो x1 x2 से छोटा हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, तो अगर आप एक्सपोनेंशियल को हटाओगे तो पावर को कंपेयर करते समय इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स आपको दिखाई देगा। लेकिन जब बेस 1 से बड़ा है तो पावर्स को कंपेयर करते समय आपको इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा रखना है। याद रखें दोस्तों, दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए, तभी आप इन इनइक्वालिटीज को एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉग क्या होता है। लॉगरिथम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं कि आपके पास b और y दो पॉजिटिव नंबर है दोस्तों, और जो b है आपके पास वो 1 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में log y टू द बेस b, इसको पढ़ेंगे ऐसे log y टू द बेस b। ये क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको b पे राइज करेंगे तो y आ जाएगा। यानी कि अगर आपने इस नंबर को x सपोज कर रखा है तो ऐसे केस में
y आपके पास आएगा b की पावर x के बराबर। यानी कि आपके पास अगर log y बेस b x मान लिया जाए तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको b पे क्या करें, राइज करेंगे तो आपको y मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको डिफाइन किया जा सकता है log y टू द बेस b को। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लेकर के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालना है log 2 बेस 2। सोचें वो क्या नंबर है जिसको 2 पे राइज करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 की वो पावर बता दो जो 2 पे लगे तो 2 ही आ जाए, तो वो तो 1 है। तो आपके पास log 2 बेस 2 1 आएगा। सिमिलरली log 4 बेस 2 क्या आएगा? सोचें 2 पे क्या पावर लगाने पर 4 आता है? वो पावर है log। log एक्चुअली क्या होता है? पावर होता है जो इस बेस पे लगने पर ये नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, तो log 4 बेस 2 2 के बराबर आएगा। सिमिलरली log 8 बेस 2 कितना होगा? ये 3 हो जाएगा। और देखते हैं log ऑफ 1/4 बेस 2 क्या आएगा? दोस्तों 2 पे क्या पावर लगाओगे ताकि आपको 1/4 मिलेगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पे -2 पावर लगाते हैं तो 1/4 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो असल में log y बेस 2 क्या है? वो पावर है जो b पे लगे ताकि आपको y मिले। तो अगर आपने log y बेस b को x मान रखा है तो y आपके पास दोस्तों b की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बेस है ये उस तरफ जाएगा तो y बनेगा आपके पास b की पावर x। ठीक है, और वापस से ये बेस इस तरफ आएगा तो x आपके पास बन जाएगा log y बेस b। यानी कि कुल मिला के आपको केवल बेस को इधर से उधर ले जाना है। अगर log का बेस b है, log y बेस b अगर x है आपके पास तो y बनेगा b की पावर x, और y अगर b की पावर x के बराबर है तो आपके पास log y बेस b क्या हो जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और देखते हैं, यहां से आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर b की पावर x को आपने y मान लिया तो ये बेस उधर जाएगा तो x बन जाएगा log y बेस b। और अगर x आपने माना है log y बेस b के बराबर तो आपके पास y क्या बन जाएगा? b की पावर x। तो हमेशा बेस को ही इस तरफ से उस तरफ लेकर के जाओ। जब आप log हटाएंगे तो वहां एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो log बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अब अपन बात करते हैं कुछ फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। एक काम करें, यहाँ पे आपके पास b की पावर x क्या है? y है, और x आपका log y है। काम करें इस x की जगह log y लिख दें तो b की पावर log y बेस b हो जाएगा। तो b की पावर log y बेस b क्या होता है? y होता है, यानी कि ये वाला x इसमें डाल दो तो क्या बन गया? b की पावर log y बेस b y हो जाएगा। और अगर आपने उल्टा किया, क्या किया आपने? यहां से जो y है वो यहां प्लेस कर दे तो ये y है b की पावर x, इसकी जगह लिख दो। तो y की जगह b की पावर x लिखेंगे तो ये बन गया log ऑफ b की पावर x टू द बेस b क्या हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपके पास b की पावर log y बेस b y होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी कर रहे हैं और पावर में log भी है, सेम बेस है दोनों के, तो आपके पास यहाँ log और एक्सपोनेंशियल हटके सीधा आपको y मिल रहा है। सिमिलरली log ऑफ b की पावर x और बेस b, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल का बेस और इस लॉगरिथम का बेस दोनों सेम है दोस्तों, तो आपके पास ये फिर से x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस नोटेशन की हमें जरूरत क्यों है? इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूं। आप जानते हैं कि 8 के क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं 2 का क्यूब रूट क्या होता है तो बस आप बोलेंगे कि ये तो 2 का क्यूब रूट तो 2 की पावर 1/3 इतना ही होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक नोटेशन आपके लिए डिफाइन किया था और वो हमने आपको बताया हुआ है। ऐसा नोटेशन आप लोगों ने पढ़ा है, क्यूब रूट ऑफ 2। यानी कि किसी भी इरैशनल नंबर को, किसी भी नंबर को, इवन इरैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करने का एक वे है ये। किसी भी नंबर को, चाहे रैशनल भी हो सकता है एक्चुअली। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 8 लिखना है तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये सिंबल्स हैं। अब इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि 2 के ऊपर कोई पावर लगाने पर 8 आया तो आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कि x आपके पास कितना होगा? x आपके पास 3 होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर x आपके पास 3 के बराबर है तो वो x क्या होगा? तो अब आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकते जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक नया नोटेशन डिफाइन करना पड़ा। हालांकि हम x को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि 2 की पावर समथिंग करेंगे तो 3 कब आएगा? जब पावर 1 से बड़ी लेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो इसके लिए हमें एक नया सिंबल डिफाइन करना पड़ेगा, और वो सिंबल कौन है? लॉग, यानी कि log 3 टू द बेस 2।
यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जो log का बेस है, एक्सपोनेंशियल का बेस उधर जाकर के log का बेस बनाएगा तो आपको मिलेगा log 3 बेस 2। नाउ सिमिलरली अगर x आपके पास log 3 बेस 2 है तो वापस से अगर log हटाओगे तो log का बेस हटेगा और एक्सपोनेंशियल का बेस बनेगा और आप लिख सकते हैं 2 की पावर x क्या होगा, 3 के बराबर होगा। तो दोस्तों log क्या होता है? log एक नोटेशन है, किसी नंबर को एक्सप्रेस करने का एक वे है। यहाँ पे कई सारे और भी नंबर्स आप एक्सप्रेस करते ही हो, जैसे कि आपको निकालना है फोर्थ रूट किसी नंबर का तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये वे होता है। तो अगर आप देखें तो फोर्थ रूट ऑफ 2 को हम अगर निकालना भी चाहें तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट कई तरीकों से कर सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है। ये नोटेशन हमें इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है कि हम इस नंबर को एग्जैक्ट वे में लिख पाएं। तो वैसे ही लॉगरिथम का भी ऐसा ही रोल होता है। तो दोस्तों इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे दो फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा दोस्तों b की पावर log y बेस b क्या होता है, y होता है, और दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है log ऑफ b की पावर x टू द बेस b, ये होता है x। ये दो प्रॉपर्टीज को हम काफी बार यूज करते हैं दोस्तों। ये दो फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटीज हैं आपके पास में। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि जो log y बेस b है, ये जो नंबर आपके पास है ये तभी डिफाइंड है जब आपके पास ये जो y हो जाए ये एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। y होना चाहिए पॉजिटिव, ये जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो बेस आपके पास दिखाई दे रहा है इसको होना चाहिए पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। तो log y टू द बेस b तभी डिफाइन किया जा सकता है, तभी डिफाइंड होता है जब y और b दोनों पॉजिटिव होते हैं और जो बेस में b आपके पास है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में। मान लीजिए दोस्तों a और b आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और x y भी क्या है, दो पॉजिटिव नंबर है, पर a 1 नहीं है और b भी आपके पास 1 नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है log ऑफ x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। इधर log का बेस b है, उधर भी आपके पास log का बेस क्या है, b है। यानी कि दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का लॉगरिथम दोस्तों उन दोनों के लॉगरिथम का सम होता है। तो log ऑफ x इंटू वाई होता है log x प्लस log y के बराबर। दोस्तों log x इंटू वाई टू द बेस b होगा log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। log x अपॉन y की बात करते हैं, यानी कि log ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स आपके पास हैं, तो log x अपॉन y होता है दोस्तों log x माइनस log y के बराबर। फिर उसके बाद बात करते हैं log ऑफ 1 अपॉन y, ये होता है माइनस में log y बेस b। अब अपन इस तीनों सभी प्रॉपर्टीज जो सामने आपके दिखाई दे रही है इनको हम 1 बाय 1 प्रूव करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्तों, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b, ये आपके पास दिया हुआ है। log ऑफ एक्स वाई टू द बेस b गिवन है। एक काम करते हैं कि अपन यहाँ पे x को लिख देते हैं दोस्तों b की पावर log ऑफ x टू द बेस b। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से ऐसा लिखा जा सकता है, b की पावर log x बेस b क्या होता है, x होता है। नाउ सिमिलरली इस y को भी हम लिखें, y को लिखा जा सकता है b की पावर log y बेस b। क्या हम x और y को इस तरीके से लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ b की कुछ पावर है मल्टीप्लाइड बाय b की कुछ पावर है, और आप जानते हैं कि दोनों पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n क्या होता है, b की पावर m प्लस n होता है दोस्तों। तो ये आपको फिर मिल जाता है log ऑफ, क्या मिल गया देखें, log ऑफ b की पावर log ऑफ b की पावर log x प्लस log y टू द बेस b, और यहाँ पे बेस आपके पास है b। नाउ फिर से फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से आप देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि b की पावर log y बेस b तो y होता है, लेकिन log ऑफ b की पावर x बेस b ये x होता है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। तो आपके पास ये चीज बराबर होगी log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b, यानी कि log ऑफ x इंटू वाई आपके पास बन गया log x प्लस log y के बराबर। अब इसी तरह से दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे किया। दूसरा वाला प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में है दोस्तों log x अपॉन y। यहाँ पे भी सेम तरीके से चलेंगे
इस x को लिखा जा सकता है b की पावर log x बेस b, और जो नीचे y आपके पास है इसको लिख सकते हैं b की पावर log y बेस b। अब फिर से आप देख सकते हैं log एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहां ऊपर आपके पास b की कुछ पावर दिखाई दे रही है और नीचे भी आपके पास b की पावर है, तो आप यहां लिख सकते हैं b की पावर log x माइनस log y टू द बेस b, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ तो हमने क्या किया बच्चों, लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज करी है, फर्स्ट वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी काम में ली है, राइट। और अब हम वापस से लॉग की ही फंडामेंटल आइडेंटिटी ही काम में लेने वाले हैं, लेकिन सेकंड वाली काम में आएगी। तो आप देख सकते हैं लॉग ऑफ b की पावर x टू द बेस b क्या होता है, x होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो दोस्तों यहां से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि log ऑफ x अपॉन y क्या हो गया है, log x माइनस log y के बराबर। जो बेस इधर है वही आपके पास इधर भी आ रहा है। याद रखें x और y आपके पास पॉजिटिव है तो log x अपॉन log y log x अपॉन y को log x माइनस log y लिखा जा सकता है, और log ऑफ x इंटू y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है log x प्लस log y। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं, log 1 अपॉन y। हालांकि इसको चाहे तो इससे भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग दिखा देता हूं आपको। क्या हम इसे y को लिख दें, क्या b की पावर log y बेस b, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, b की पावर log y बेस b होता है y। तो ये तो आपके पास y होता है। अब अपन एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 अपॉन b की पावर m इस b की पावर माइनस m, तो आप लिख सकते हैं इसे b की पावर माइनस log y बेस b। अब फिर से log की फंडामेंटल आइडेंटिटी काम में लेंगे, log ऑफ b की पावर x टू द बेस b क्या होता है, x होता है, यानी कि ये बन जाएगा माइनस में log y बेस b। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे प्रूव करके आपको बता दिया है। ना उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी नेक्स्ट आपके पास है log y की पावर t है, बेस में b दे रखा है, तो ये जो t है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो गया, देखो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास log ऑफ y बेस में b की पावर t है तो ये वाला t भी आगे आएगा, लेकिन 1 अपॉन t बन के आपको बाहर की तरफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों इसको पहले हम प्रूव करके आपको बता देते हैं। तो फर्स्टली आप लोग देखें log ऑफ y की पावर t, log ऑफ y की पावर t बेस में b दे रखा है, ये आपको देखना है। तो पहले तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं दोस्तों, इस y को क्या लिख दें, इस y को लिख सकते हैं b की पावर log y बेस b। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना बेटा, y की पावर t था, ये क्या था, y की पावर t था, तो हमने यहाँ पे y को लिखा है, y को क्या लिख दिया, y को लिखा है b की पावर log y बेस b। आप जानते हैं कि b की पावर log y बेस b तो y ही होता है। अब ये t b पे कोई पावर लगी हुई है, फिर और पावर लगी हुई है, तो अगर आपके पास ऐसा होता है तो ये बनता है b की पावर mn। तो आप इसे लिख सकते हैं log b की पावर t इंटू log y बेस b, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ दोस्तों फिर से log की फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे काम में लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं log ऑफ b की पावर x बेस b, तो ये x होता है, तो यानी कि बन जाएगा t log y बेस b। तो ये रिजल्ट भी आपका यहाँ पे प्रूव हो गया है। क्या प्रूव कर दिया हमने प्रूव कर दिया कि log ऑफ y की पावर t बेस b में जो t है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिजल्ट हो चुका। अब देखिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं दोस्तों। अगला रिजल्ट है आपका log ऑफ y टू द बेस b की पावर t। अब अपन इसको ऐसे लिखते हैं log ऑफ b की पावर log ऑफ y को क्या लिखें, log ऑफ b की पावर t बेस में है, y को लिखेंगे दोस्तों पहले जैसे लिखा वैसे लिखना, तो ये आएगा आपके पास b की पावर log y बेस b, ऐसे आपके पास आ गया। क्लियर है सबको। अब हमें फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी काम में लेनी है, लेकिन यहाँ बेस और यहाँ बेस सेम होना चाहिए, अलग है। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, यहाँ तो बेस b की पावर t हो गया और इसे भी लिख दें क्या, b की पावर t, और इनटू उसके ऊपर पावर लगा देते हैं log y बेस b डिवाइडेड बाय t। देखो आप इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ इसे, आपको समझ में आ रहा होगा, अलाइनमेंट थोड़ा सा
ठीक से मैं कर देता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं b की पावर t और उसके ऊपर पावर है log y बेस b डिवाइडेड बाय t। ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, b की पावर t और उस पे पूरी ये पावर है। अब हम लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटी काम में ले सकते हैं, ये और ये सेम चीज है। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, लॉग ऑफ b की पावर x बेस b होता है x के बराबर, और अगर आपके पास b की जगह कुछ और होगा तो वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ b की पावर t है दोनों जगह पे, और उस पे पावर लगी हुई है आपके पास किसकी, log y डिवाइडेड बाय t की, ऐसे कुछ पावर लगी हुई। इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना आप लोग, ठीक है। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये दोनों सेम चीज दिख रही है, तो आपको मिल जाएगा log y डिवाइडेड बाय t, यानी कि 1/t log y टू द बेस b। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला और हमने प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास बेस में पावर लगी हुई है तो वो बाहर तो निकलेगी, बट रेसिप्रोकल में बाहर निकलेगी, 1/, में निकलेगी। लेकिन जब इस y के ऊपर पावर लगी हुई है तो ये भी बाहर निकल जाएगी, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसे समझ लेना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी पे, नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला पे चलते हैं। log y बेस b होता है log y अपॉन log b के बराबर। log y बेस b को लिखा जा सकता है log y डिवाइडेड बाय log b। बेस चाहे कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने a लिया है, आप चाहे कुछ और ले लें, c ले लें, d ले लें, जो मर्जी ले लें, ठीक है। तो log y बेस b क्या होता है, log y बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। ऑलराइट, तो देखते हैं इसको कि कैसे प्रूव किया जाए। log y बेस b है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, log y टू द बेस b है, आपको क्या लेके आना है, log y बेस a अपॉन log b बेस a, यानी कि log बेस a में आ रहा है, राइट। बेस a में बेस जो है वो a आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इस y को लिख सकते हैं a की पावर log y बेस a। क्या ऐसा लिख सकते हैं, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से। और इसके जो बेस में b लिखा हुआ है, इस b को भी हम लिख लें, क्या ऐसा, b की जगह लिख सकते हैं a की पावर log b बेस a। केयरफुली आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना, इस y की जगह मैंने लिखा है log y, a की पावर log y बेस a, और इस b की जगह लिखा है a की पावर log b बेस a। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब इससे होगा क्या, आप जरा इसे केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करके इसे समझने की कोशिश करें। a की पावर log b बेस a तो b हो जाता है, और फिर इसके बाद a की पावर log y बेस a y हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर दो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, कि जो y पे पावर है ये वाली a पे पावर है, और ये बेस पे जो पावर है ये वाली पावर तो बाहर आ जाएगी न्यूमरेटर में, और ये भी बाहर आ जाती है, बट डिनोमिनेटर में बाहर आती है। तो आप इसे लिख सकते हैं log y बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। तो इधर आपके पास बन जाता है log a बेस a। तो log a टू द बेस a क्या होता है दोस्तों, वो जो a पे राइज हो जाए, ये नंबर वो है जो a पे राइज हो तो a आ जाए, तो वो तो 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये बनेगा log y बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a मल्टीप्लाइड बाय 1। सो अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया log y अपॉन log b बेस a। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास एक और रिजल्ट हमने डिराइव कर दिया है। क्या रिजल्ट है, एक बार केयरफुली इसे देख लिया जाए। log ऑफ y टू द बेस b होता है log y डिवाइडेड बाय log b, और दोनों ही log के बेस आपके पास रहेंगे सेम। अब ये बेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा, चाहे कुछ भी लिया जा सकता है। इसी दोस्तों हम बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। log y बेस b को क्या लिखा, log y अपॉन log b, और दोनों log के बेस आपको सेम रखने हैं। थोड़ा सा इसे इस तरीके से भी देख लिया जाए कि log y बेस a को लिख सकते हैं log y बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस a। तो यहां आप लोग ऑब्जर्व करेंगे log y बेस a क्या हो गया, log y बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस a। तो अगर आपने y बेस a है और यह y बेस b किया तो b यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो बचा हुआ a ये नीचे की तरफ आपके पास। देखो इसे एक बार केयरफुली। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए ले लेता हूँ, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय, चलो log 3 बेस 2 को तोड़ते हैं, तो अपन एक काम कर सकते हैं, log 3 बेस 2 को लिखें log 3 बेस 5। अगर आप इसे log 3 बेस 5 लिखते हैं तो इनटू आपको लिखना पड़ेगा log 5 बेस 2। देख सकते हैं आप लोग, log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 बेस 2 क्या हो जाएगा, log 3 बेस 2। इवन अगर आपके पास है log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 बेस 5
मल्टीप्लाइड बाय log 5 बेस 9। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 5, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, यहाँ ऊपर 2 है, तो आपके पास ये बन जाता है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 बेस 9। अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 5 या नीचे 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 3 बेस 9। तो बताओ 9 पे कितनी पावर लगे, तो 3 आ जाएगा हाफ पावर, तो ये एक रैशनल नंबर आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको किया जा सकता है ना। उसके बाद एक और आखिरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। a की पावर log c बेस b है और ये बराबर होता है c की पावर log a बेस b। इसको आगे समझ लेते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी है कि a की पावर में आपके पास है log c बेस b, log c बेस b, ये बराबर होता है c की पावर log a बेस b, यानी कि ये a और ये c आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक और आइडेंटिटी है, एक और रिजल्ट आप कह सकते हैं जिसे आपको याद रखना है। अब इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी आप लोग को समझना होगा। तो आप देखें a की पावर log c बेस b है। अपन एक काम करते हैं, बेस a की जगह हमें क्या बनाना है, c बनाना है। तो क्यों ना हम a की पावर में लिख दें log c बेस a। बताओ ये c तो होता है, पर क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? नहीं है। एक काम करते हैं, log c बेस b को लिखते हैं log c बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a बेस b। सोचो ये सही है क्या? देख सकते हैं c ऊपर b नीचे, तो c a b, तो c b आपके पास बच जाएगा, c ऊपर b नीचे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप इस एक चीज को ये लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूले से। अब अपन इसमें देख सकते हैं कि इसमें a की पावर जब आपके पास mn होती है तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m पे n पावर, तो ये लिखा जाएगा a की पावर log c बेस a और फिर इसके ऊपर पावर है log a बेस b। फिर देखिए तो ये क्या है, a की पावर log c बेस a होता है दोस्तों c, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से, तो आप इसे c लिखेंगे तो ये आपके पास बन गया a की पावर log c बेस b को लिखा जा सकता है c की पावर log a बेस b। ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस को चेंज करने का, ठीक है। तो ये भी बेस चेंज फॉर्मूला आप चाहें तो इसे कह सकते हैं, बट ये एक्सपोनेंशियल का बेस चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि a की पावर log c बेस b होता है c की पावर log a बेस b के बराबर। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा आपको एक दो चीजें और समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बार थोड़ा केयरफुली और देखेंगे आप लोग इसे। आप लोग यहाँ पे log के जो बेस चेंज फॉर्मूले को हमने पढ़ा था, log y बेस b में हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम बेस में कुछ भी रख दें, मैंने y रख दिया है, तो log y बेस y अपॉन log b बेस y। एक्चुअली क्या है, log y बेस b को लिखा जा सकता है log y डिवाइडेड बाय log b, और बेस में चाहे जो रख सकते हो, तो मैंने तो y रख दिया है। तो देख सकते हैं log y बेस y को 1 लिख सकते हैं, और ये है आपके पास log b बेस y। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि log y बेस b बराबर होता है 1 अपॉन log b बेस y। यानी कि अगर आपने इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हो तो कर दो, बट आपके पास फिर 1 अपॉन में चीज आएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल log 3 बेस 5 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log 5 बेस 3 के बराबर। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉग इनइक्वालिटीज की। आप लोग देखिए दोस्तों, अगर आपने लॉग का बेस, मान लीजिए कि आपके पास y बराबर log x बेस b है, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ, सपोज करते हैं कि बेस को अपन एक से बड़ा लेते हैं, लेट्स से कि 2 ले लिया। अगर आपने बेस को एक से बड़ा 2 ले लिया तो देखते हैं जरा क्या होता है। x को रख दो जैसे 1/4, 1/2, 2 रख दें, 4 रख दें, 8 रख दें, तो क्या हो रहा है, log 1/4 बेस 2 कितना होगा, log 1/4 बेस 2, यानी कि जब x को 1/4 डालेंगे तो y आएगा log 1/4 बेस 2 -2 हो जाएगा, और log हाफ बेस 2 -1 होगा, log 2 बेस 2 1 होगा, log 4 बेस 2 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख सकते हैं कि जब log का बेस 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं log की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ जो होता है log x बेस b का वो कुछ इस तरीके से जाता है। ये ग्राफ होगा आपके पास log x बेस b का जब बेस 1 से बड़ा होगा तो, यानी कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो log x बेस b एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि ग्रेटर नंबर का log ग्रेटर ही आएगा। अब इसके बाद अगर हमने उल्टा कर दिया, मान लीजिए कि बेस हमने 1 से कम कर लिया, पर क्योंकि 0 से तो बड़ा करना ही पड़ता है, तो बेस 1 से कम कर देते हैं, हाफ रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस टेबल से आप एक बार समझ लेना,
x और y, मान लीजिए कि आपने 4 का लॉग लेना है, फिर इसके बाद 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, 1/8 ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग बताएं, log 4 बेस हाफ कितना होगा, -2 होगा। log 2 बेस हाफ कितना होगा, -1 होगा। log 1 बेस हाफ 0 होगा। log हाफ बेस हाफ 1 होगा। और log 1/8 बेस हाफ होगा 3 के बराबर। कुछ गलती हो गई? अच्छा, इसमें मैंने x को बढ़ाया नहीं घटा दिया है ना, ऐसे देख सकते हो आप चाहो तो, x को मैंने घटाया है पर y बढ़ता चला जा रहा है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि x को जब बढ़ाएंगे तो y आपका घटता चला जाएगा। इसका मतलब log x बेस b क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जब बेस आपके पास 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बेस 1 से बड़ा है और x1 अगर x2 से छोटा है, और दोनों क्योंकि पॉजिटिव लेने पड़ेंगे तभी इनके लॉग डिफाइंड होंगे, तो जब x1 x2 से छोटा है तो log x1 भी log x2 से छोटा ही रहेगा। कब? जब बेस 1 से बड़ा है तब। लेकिन जब बेस 1 से बड़ा नहीं है, 0 से 1 के बीच में है, तो x1 x2 से छोटा होने पर log x1 log x2 से क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर आप log लोगे तो log तभी ले सकते हैं जब वो चीजें क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जो छोटा नंबर है उसे पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। बात समझे? देख सकते हैं कि जब आपके पास x1 x2 से छोटा है तो ऐसे केस में log x1 log x2 से बड़ा होगा, क्योंकि log एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा।